नमस्कार, जय हिंद। मैं जयदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटारी के ई लर्निंग एंड टीचिंग प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत हैं हमारे माननीय प्रिंसिपल श्री राकेश त्रिवेदी जी। अब हम अपने पाठ की ओर आगे बढ़ते हुए आज हम इंग्लिश की कक्षा में पढ़ेंगे फर्स्ट टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, और ये लास्ट लेसन चैप्टर का पार्ट 1 है। तो दोस्तों, पहले हम इसकी पटकथा जो बेसिस थीम है उसको जानते हैं। ये जो पार्ट है ये लिखा गया है, इसके ऑथर हैं अल्फोंसे ब्यूडिट, और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। द लास्ट लेसन जो पार्ट है, आपकी जो कहानी है, इसका जो बेसिक प्लॉट है वो लिया गया है फ्रैंको पर्शियन वॉर से, जो कि 1870 से लेकर 71 तक चला था। फ्रैंको पर्शियन मतलब फ्रांस और प्रशिया का युद्ध। इसमें फ्रांस की हार हो गई थी प्रशिया के द्वारा, और प्रशिया का जो प्रतिनिधित्व है वो बिस्मार्क ने किया था। तो आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, अगर और इस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रशिया की जो सेना में कौन कौन सम्मिलित थे, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग। तो देखिए यहाँ पे हमें जर्मनी दिखाई देता है। जब आगे चलते हैं तो जर्मनी, यहाँ इस जगह से जर्मनी है, और मान लीजिए इसकी सेना यहाँ से आगे बढ़ती है, तो ये जो सबसे नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, अल्सासे, ये सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे पहले अल्सासे है और दूसरा लॉरेन है। तो इन दोनों में ही अगर मान लीजिए जर्मनी से सेना आगे बढ़ेगी तो अल्सासे और लॉरेन में ही सबसे पहले उनका कब्जा होगा। तो ये अल्सासे और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट की ही कहानी है, और इस कहानी का जो किरदार है वो एक बच्चा है जिसका नाम है लिटिल फ्रेंच, या फिर मतलब छोटा बच्चा है फ्रेंच, इसलिए लिटिल फ्रेंच बोल दिया गया है। और उसके टीचर होते हैं, उनका नाम है मिस्टर एम हेमल। ठीक है, तो ये कहानी इस फ्रैंको पर्शियन वॉर से ली गई है। तो दोस्तों, इसमें इस कहानी को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों पर पहले गौर कर लेना चाहिए। दो चीजें कौन सी हैं कि लिबर्टी यानी कि फ्रीडम यानी कि आजादी, लिबर्टी का क्या महत्व है। देखिए, हम सब लोग सौभाग्यवश पैदा हुए हैं एक स्वतंत्र देश में, और हमने देखी नहीं परतंत्रता कैसी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कहानी के माध्यम से आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है। दूसरा, इसी कहानी में एक मर्म को जो छुआ गया है वो ये है कि जैसे हमारे पास कभी पर्याप्त समय होता है किसी कार्य को करने के लिए, और हम समय पर्याप्त है ये सोच के उस काम को टालते रहते हैं और बहुत ज्यादा कर्तव्य निष्ठा से नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप सबके पास, हमारे पास काफी समय है और हम अपनी पढ़ाई को बहुत धीरे धीरे कैजुअली ले रहे हैं। मान लीजिए भाई साहब, आप सब लोग अच्छे हैं, आप बहुत सिंसियरली ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ले रहा है और बाद में उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, तो इस कंडीशन में एक व्यक्ति को अफसोस होता है कि भाई समय रहते रहते मैंने ये कहानी क्यों नहीं पढ़ी। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑथर का और चैप्टर का। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रांस का मैप है, इसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से जर्मनी की साइड से अगर पर्शियन सेना आई होंगी तो लॉरेन और अल्सासे की तरफ अंदर बढ़ती हुई उन्होंने सबसे पहला कब्जा उन्होंने अल्सासे और लॉरेन, जो कि लिटिल फ्रेंच का घर जहाँ पे है, जहाँ पर एक कहानी आधारित है, वहीं सेनाओं की टुकड़ियां सबसे पहले घुसेंगी। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हुए हम सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे जो कठिन शब्द हैं। जो कठिन शब्द मीन्स कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो यूज करी गई हैं इस पार्ट में, उनको हम पहले एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार उनको याद कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे सबसे पहला टर्म थी इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। आप अपने चैप्टर में देख सकते हैं, चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा, और ये जो जगह है, ये जो हार्ड जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, ये यहाँ जो दे रखी हैं, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन टर्म्स को पढ़ने के लिए मान लीजिए मैंने ये देखिए,
पहली जो टर्म है इस पे लिखा है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसका मतलब है ड्यू टू फियर ऑफ, किसी चीज के भय के कारण, या फिर अफ्रेड ऑफ, या फिर किसी चीज के भय से। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है इन यूजन, इन यूनिसन। इन यूनिसन का मतलब है एक स्वर में। इसका आगे हमने मीनिंग लिखा है। देखिए, आप किसी मीनिंग को आप हिंदी में आप याद कर लेते हैं तो इट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट यू कांट यूज हिंदी, यू विल हैव टू राइट द अदर वर्ड्स, वी कैन कॉल देम सिनोनिम्स ऑल्सो। तो आपको अगले शब्द लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द ऑल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। इन यूनिसन का मतलब है इन वन वॉइस, स्पीकिंग टुगेदर, जैसे एक साथ आवाज लगाते हैं ना किसी चीज के लिए, ओके, एक स्वर में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मतलब सिंपल है टू काउंट, गणना करना या गिनती करना। और नेक्स्ट इसके बाद है अ ग्रेट बसल। देखिए, ग्रेट बसल मतलब ऐसे याद कर सकते हैं आप, हसल बसल मतलब अफरा तफरी। तो ग्रेट मतलब बड़ी, बड़ी अफरा तफरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कैओस, और हिंदी में आप बोल सकते हैं अफरा तफरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है थम्ड एट एजेस। तो एजेस को हम बोलते हैं किनारे, मतलब किसी चीज का किनारा। तो पुस्तक का किनारा मान लीजिए, हम इसमें जो उदाहरण दिया गया है किसी अखबार का, किसी पत्रिका का, किसी पुस्तक जो पुरानी हो गई है तो उसको पन्ने पलट पलट के या उसको रख रखाव करते करते उसके पुरानी पुस्तक के पन्ने मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी पुस्तक को हम बोलेंगे थम्ड एट द एजेस, जिसके पृष्ठ किनारे से मुड़े हैं। तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं वॉर्न आउट एट कॉर्नर। बहुत उपयोग से कोई पुस्तक या पत्रिका के पृष्ठों का किनारों से मुड़ जाना। ठीक है, ये है इसका मतलब। लास्ट वर्ड है रिप्रोच अवरसेल्व्स विद। रिप्रोच मतलब अपने आप को कोसना, अपने आप को मतलब अपने आप को दोषी ठहराना। तो इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं कर्सिंग और ब्लेमिंग अवरसेल्व्स फॉर द सम मिसहैपनिंग। किसी घटना के लिए, किसी बेकार घटना के लिए अपने आप को दोषी ठहराना, कोसना, किसी बात के लिए स्वयं को दोष देना। आप इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो कहानी कही गई है, ये लिटिल जो फ्रेंड्स है उसकी जुबानी है ये कहानी। तो इसमें शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। ये पहला वर्ड आ गया जो ऊपर टर्म्स लिखी थी। मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट चला और मैं बहुत भयभीत था। ऑफ स्कोल्डिंग, डांट फटकार को लेकर वो बहुत भयभीत था। स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हेमल हैड said that he would question us on participles। क्यों भयभीत था ये नन्हा बच्चा? क्योंकि उन्होंने बोला था, मिस्टर एम हेमल ने बोला था कि वो इससे पार्टिसिपल्स पे, यानी हिंदी में बोलते हैं उनको कृदंत के ऊपर वो इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, कृदंतों के ऊपर। तो ये बच्चा इनको पसंद नहीं करता था और इसलिए इसलिए जिस चीज को पसंद नहीं करता था उससे डरा हुआ था वो। तो वो सबसे ज्यादा घबरा हुआ इसीलिए था कि भाई अब क्या होगा जब मेरे वो टीचर हैं मेरे से उनके पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो एम हेमल इनके जो फ्रेंड्स है वो इनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए फ्रेंड ने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ और अपना समय कहीं धीरे से व्यतीत, बाहर जाके कहीं मतलब दरवाजे के बाहर मतलब खुली हवा में नेचर में जाके व्यतीत करता हूँ, और स्कूल जाने के बारे में टालम टोल करने लगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। देखिए ये ठंडी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इसलिए वहाँ पर वार्म रहना मतलब धूप निकलना और चमकीला दिन रहना एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। खुशनुमा मौसम होता है वहाँ पे, इसलिए मौसम बहुत अच्छा था और फ्रेंड सोच रहा था बाहर जाने के लिए। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एजेस ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वैम मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब वो कह रहा है, वो चीजों का वर्णन करते बोल रहा है कि वहां पे चिड़िया काफी चहचहा रही थी और स्वैम मिल के पास वहां पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल, ठीक है, ये जो आप वर्ड देखेंगे यहाँ पे ड्रिल कर रहे थे। तो ओके, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये जो सारा सीन था, ये सारा दृश्य था, उसको और ज्यादा आकर्षित कर रहा था फ्रेंड्स को अपनी ओर।
बजाय उन पार्टिसिपल्स की क्लास के, जो कि उसके टीचर मिस्टर एम हेमल लेने वाले थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन उसने अपने आप को रोका, उसके अंदर उसको रोकने की, उसकी इच्छाओं को रोकने की उसके स्ट्रेंथ थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो जल्दी से स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी में बढ़ा। ठीक है, यहाँ अपना फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देखिए आजकल तो मोबाइल हो गए, संचार के माध्यम बहुत ज्यादा हैं। पहले किसी खबर के लिए एक बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था, किसी भी नगर में, किसी भी स्कूल में, संस्थान में, तो जो भी खबर होती थी उन मेंबर्स के लिए, तो उसको आमतौर पर बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया जाता था। ठीक है, तो बुलेटिन मतलब समाचार, बोर्ड मतलब समाचारों का बोर्ड। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से गुजरा तो उसे बुलेटिन बोर्ड के पास काफी भीड़ मिली। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अरे छोटा बच्चा ऐसे सोच रहा है कि सारी बुरी खबर, 2 साल से सारी बुरी खबर इसी बुलेटिन के माध्यम से आ रही थी। लेकिन बुरी खबर क्यों थी? क्योंकि आप सोच सकते हैं देश युद्ध की स्थिति में था, और इनका जो देश था फ्रांस, वो रशियन सेना से युद्ध कर रहा था, तो ऑब्वियसली कोई अच्छी खबर तो नहीं आएगी युद्ध के दौरान। तो सारी जो बुरी खबर थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से मालूम चलती थी। द लास्ट बैटल, द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। अब देखिए सेनाएं लड़ रही हैं, प्रशिया की सेना लड़ रही है और फ्रांस की सेना लड़ रही है, तो वहां पे और कोई आदेश नहीं देगा, तो जो कमांडर्स हैं, जो आर्मी के कमांडर्स हैं, उन्हीं के आदेश आते थे और वो इस बुलेटिन बोर्ड पे चिपक जाते थे जनता की जानकारी के लिए। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। मैंने चलते चलते बिना रुके हुए मैंने अपने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब ये नया क्या मामला हो सकता है। बस इस बच्चे को ज्यादा वास्ता नहीं था, इसलिए आगे बढ़ गया भीड़ को देखते हुए। Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there and his apprentice reading the bulletin. तो फिर उसने जो फ्रेंच है वो जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी चलने लगा, और उसने वहां पे देखा एक जो ब्लैकस्मिथ थे, लोहार, और उनका नाम था वॉशर, और उनके जो अप्रेंटिस थे वो उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उन्होंने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे बच्चे ज्यादा जल्दी मत करो। बब मतलब अरे बच्चे ज्यादा जल्दी मत करो, काफी समय है तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मैंने सोचा वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं बड़ी सांस फूलता हुआ एम हेमल के जो गार्डन है उस पर, मतलब अपने स्कूल का जो गार्डन था मिस्टर एम हेमल का, वहां पे मैं पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल। अक्सर मतलब सामान्य था जब स्कूल चालू होता था वहां पे बहुत शोर शराबा होता था, हसल बसल, वो वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच कुड बी हर्ड which could be heard out in the street, the opening and closing of desks। मतलब इतनी शोर शराबा होता था जिसको हम बाहर गली में भी, बाहर के रास्ते पे भी सुन सकते थे। जैसे छोटे स्कूल के बच्चों में डेस्क को बार बार खोलना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब पाठों को बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या जो भी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उस तरीके से जो आवाज करके पढ़ते हैं उसको ही इन यूनिसन बोला है। वेरी लाउड, ये काफी बाहर सुने जाते थे, आवाजें खूब रोज आती थी। विद अवर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम इन चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए अपने कानों पे हाथ रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का जो रूलर था या स्केल था या डंडा था कोई, वो टेबल पे फटफट की आवाज करता रहता। ये साउंड कॉमन थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen। मैं तो बस गिनती करके, बस मैं ये चाह रहा था कि मैं कैसे भी अपनी डेस्क पे बिना किसी को दिखाई दिए कैसे भी पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स
द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सब कुछ ऐसा था जैसे संडे की मॉर्निंग होती है ना, मतलब जिस दिन स्कूल नहीं चलता तो सब कुछ एकदम शांत होता है, बाकी डेज में बहुत सारा हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, तो संडे मॉर्निंग की तरह था सब कुछ वहां पे आज। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब ये जो फ्रेंड था वो लेट हो गया था और उसके जो क्लासमेट्स थे, सारा स्कूल एकदम शांत पड़ा था और उसने खिड़की से देखा तो उसके सारे क्लासमेट्स थे वो अपने अपने स्थान पर बैठे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arms, और जो इसके टीचर थे एम हेमल, वो आना जाना कर रहे थे क्लास में, आगे पीछे शायद चल रहे थे, और उन्होंने अपना जो इस लोहे का रूलर था वो अपनी कांख में, अपनी साइड में दबा रखा था। I had to open the door and to go in before everybody. अब मुझे वहां पे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। You can imagine how blushed and how frightened I was. आप बस कल्पना ही कर सकते हो कि मैं कितना शर्मा गया था और कितना डरा हुआ था मैं। But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से बच्चा डर रहा था। M. Hamel saw me, M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friend. We were beginning without you." तो उन्होंने मिस्टर एम हेमल ने बड़े गंभीर स्वर में बोला कि बेटे छोटे नन्हे फ्रेंड, तुम अपने उस पे जाओ, अपने स्थान पर जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे अभी, क्योंकि ये सोच रहे थे कि भाई ठीक है लेट हो जाएगा, इसलिए वो इसके बिना ही शुरू करने वाले थे अभी। तो अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। आई जम्प्ड, इस जगह पे आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से गया और अपने स्थान पर डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लाइट, और तब तक मैंने अपनी आंखों को, जैसे सहमा हुआ बच्चा नहीं होता, अपनी आंखों को छुपाए हुए वो नीचे ही देखता रहा। एंड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और उसने जब देखा, ऊपर उठा के नजर उठा, अभी तक उसने टीचर को देखा ही नहीं था डर के मारे, भय के मारे, तो अब उसने देखा तो उनके टीचर ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, मतलब फ्रिल मतलब फूली हुई, जो जापानी जो फ्रेंच कल्चर में जो शर्ट पहनते हैं आस्तीनों से जो फूली होती रहती है, उसकी फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी एक सिल्क की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जिस पर पूरी चारों तरफ कढ़ाई हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस, और ये जो ड्रेस थी उसका वर्णन करते हुए ये फ्रेंड बताता है कि ये जो स्पेशल ड्रेस थी, इसको जो मिस्टर एम हेमल थे वो विशेष अवसरों पर, कभी कोई इंस्पेक्शन है या कोई प्रोग्राम है एनुअल फंक्शन टाइप का, उसी दिन में पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलन, और इसके साथ साथ पूरा स्कूल एकदम शांत दिखाई दे रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. और लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली जो चीज थी, जिससे बच्चा सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित था, वो पीछे वाली बेंचेस थी जो कि हमेशा खाली रहती थी। हाँ, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्फ, और उन पीछे की बेंचों पे गांव के लोग भी बैठे थे जहां पे हम बैठे थे, और बिल्कुल शांत बैठे थे बच्चों की तरह। उसमें कौन कौन था? एक बूढ़ा आदमी हॉजर था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उसने तिकोनी कैप पहन रखी थी। देखिए आप याद करेंगे तो कभी पुराने जमाने में तो कभी फ्रांस के किसी युद्ध की आप तस्वीर देखोगे, फ्रांसीसियों की तस्वीर देखोगे तो वो तिकोनी कैप पहनते थे, ठीक है। अंग्रेजी पिक्चरों में जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे, उनको भी आप देख सकते हो उन्हें पहनते हुए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, और कौन थे? विद दिस 3 कॉर्नर्ड हेड द फॉर्मर मेयर, जो ये पुराने मेयर थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराने पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और कई और भी थे आजू बाजू में। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी बहुत दुखी लग रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर था, जो बूढ़े हॉजर थे, वो अपने साथ एक पुरानी पत्रिका लेके आए थे, थम्ब्ड एट द एजेस, जो कि किनारों से काफी पुरानी थी, इसलिए किनारों से मुड़ गए थे उसके कॉर्नर, मोड़ के। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने उस पत्रिका को खोलकर अपने घुटनों पर रख लिया, चश्मा लगाते हुए उन पेजों को आर पार देख रहे थे, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पर। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair.
जब मैं ये सारी चीजों को देख रहा था हतप्रभ होके, आश्चर्यचकित होके, एमएमएल अपनी चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी आवाज में जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी थी, उन्होंने बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों, ये अंतिम पाठ है, अंतिम क्लास है, अंतिम कक्षा है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। देखिए बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है ना, जर्मनी में है बर्लिन। तो द ऑर्डर हैज, तो सारे ऑर्डर बस जर्मनी से आ रहे हैं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स। देखिए जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर टेक ओवर कर लिया है, अधिकार हो गया है जर्मनी का, प्रशिया का, मतलब प्रशिया की सेना में जर्मनी भी थी। तो सारे आदेश अब जर्मनी से ही आ रहे हैं। अब क्या आदेश आया है कि अब यहाँ पे फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स। क्या इन जो स्कूल्स हैं उनमें खाली जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन, अल्सासे और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो स्थान हैं, उनके स्कूल्स में अब फ्रेंच भाषा ना सिखा के अब वहां पे जर्मन भाषा सिखाने के आदेश आ गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जर्मनी का अधिकार हो गया है। अब आप देखिए कैसा महसूस होगा बच्चों को, आपको, बड़ों को, कि आज तक आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी में पढ़े जा रहे हो, हिंदी मातृभाषा है, और अचानक एक दिन ऐसा हो जाता है युद्ध के दौरान, युद्ध चलते चलते, कि आप सब कुछ दूसरे देश के हाथों में चला जाता है और सारी मातृभाषा वगैरह भी बदल जाती हैं और आदेश भी आ जाते हैं सब कुछ बदलने के। तो कैसा महसूस होगा? आप जरा अपने आप को इमेजिनेशन में डालिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे जो ये जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी, इनका मुख्य उद्देश्य आपको कल्पना प्रदान करना, आपके इमेजिनेशन को हाइट्स देना, आपके इमेजिनेशन को नए हॉरिजन देना, जिससे आपका इमेजिनेशन जितना बड़ा है आप उतना, आपके अचीवमेंट्स भी उतने ही बड़े होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी आजकल इन्वेंशन है, कोई भी इन्वेंशन है, चाहे मोबाइल का है, चाहे वो बल्ब का है, चाहे वो पहिए का है, पहले किसी ने इमेजिन किया, फिर उसको इन्वेंट किया, फिर उसका आविष्कार किया। अब जिस बंदे का इमेजिनेशन ही नहीं है, आप उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते आगे हाइट्स पे, चाहे कोई वो प्लेयर हो, उसाइन बोल्ट हो, रोनाल्डो हो, मेसी हो, जो इमेजिन करेगा वो ही अचीव करेगा। सो स्टार्ट इमेजिनिंग फ्रॉम नाउ। ठीक है, वैसे आप सभी बहुत अच्छे हो, आपकी इमेजिनेशन भी अच्छी है, आप उनको एक्सपेंड करो, एनहांस करो। ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और जो इस नई भाषा के मास्टर हैं जर्मन भाषा के, वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और ये फ्रेंच भाषा का आपका लास्ट अंतिम लेसन है, और मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से इसे इस क्लास को अटेंड करें। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं यहां से। What a thunderclap these words were to me। अब ये जो शब्द थे उसके लिए थंडर क्लैप मतलब एक बिजली के चमकने, थंडरिंग बोलते हैं बिजली चमकने को, ये शब्द उनके बिजली की ही तरह असर कर रहे थे इसके ऊपर। ओह द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब इस बच्चे को याद आया, ओहो अच्छा तो ये खबर थी उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो लग रही थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अच्छा ये मेरा अंतिम, मेरी मातृभाषा का अंतिम क्लास है, अंतिम लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी मुश्किल से सीख ही पाया हूँ कैसे लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं तो सीख भी नहीं पाऊंगा आगे। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो फिर तो आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो फिर तो मुझे तभी बंद कर देनी चाहिए थी। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मुझे कितना अफसोस हो रहा है अपने पाठों को नहीं याद करने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सा, मतलब ये अभी अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि भाई मैं अपना कैसे टाइम फालतू चीजों में बिताता था, मैं अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करी। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच एज न्यूसेंस अ व्हाइल अगो
so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now. अब मेरी ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. अब अभी तक जो किताबें मुझे बहुत बेकार लगती थी, भारी लगती थी, जो बुक्स मुझे ले जानी, जो मेरे संतों की कहानी, मतलब जो इनका मेरा इतिहास, मेरे देश का इतिहास जो मुझे बेकार लगता था, अब वो सब मुझे छोड़ देना पड़ेगा. एंड एम हेमल टू, और एम हेमल जो उसके टीचर उनको भी छोड़ देना पड़ेगा. ये सब विचार उस बच्चे के मन में आ रहे हैं. द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, ये विचार उसके मन में चल रहे थे. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज. अब ये विचार कि भाई मेरे को दोबारा एम हेमल कभी दिखाई नहीं देंगे, ये विचार है ना, तो इसकी वजह से मेरे उनका जो शक्ति थी, उनका जो सख्त स्वरूप था, वो मेरे अब मुझे याद नहीं आ रहा था. जो उनका रूलर था, या फिर वो बहुत सख्त थे बच्चों को पढ़ाई को लेकर, तो वो चीजें सारी ये भूल गया. देखो बच्चे निर्बोध होते हैं, तो वो भूल गया बेचारा. अब यहाँ से पढ़े, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, ये अपने टीचर के बारे में सोच रहा है. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम. अब ये बोल रहा, अब इसको अपने टीचर के ऊपर भी दया आ रही है, अपने टीचर के ऊपर भी इसको दया आ रही है, और ये सोच रहा है कि भाई कि मुझे ये सब छोड़ देना पड़ेगा. ये सब सोच के ये आगे बोलता है, अब मैं समझ में आया, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. इसलिए अब उसे समझ में आया क्यों गांव के लोगों को भी यहाँ स्कूल में बुलाया गया है. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि